हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 8 यानी कि स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 यानी कि चाहे गुजराती मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सभी में जो चैप्टर हैं वो सेम रहते हैं। तो चैप्टर नंबर 4। लेकिन अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 9 है। उसका नाम है दहन, ज्वाला एवं ईंधन, कॉम्बस्शंस, फ्लेम एंड फ्यूल्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को पर भी क्लिक कर दीजिएगा। दहन, ज्वाला एवं ईंधन। प्रस्तुत अध्याय में हम विद्युत तथा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। हम घरों, उद्योगों, वाहनों आदि में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, कोयला, चारकोल आदि। ये सब जो है वो हम ईंधन में उपयोग करते हैं। उसमें पहले देखते हैं दहन, कॉम्बस्शन। किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करना, उसे दहन कहते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जिस प्रकार पदार्थ का दहन होता है वह दाहम यानी कि कॉम्बस्टिबल या ईंधन कहलाता है। ईंधन जो होते हैं वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में हो सकता है। सामान्यतया दहन प्रक्रिया में ज्वाला के साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। यानी कि जब कोई पदार्थ का दहन होता है तो उसमें प्रकाश और ज्वाला दोनों उत्पन्न होते हैं। दहनशील तथा अदहनशील पदार्थ, कॉम्बस्टिबल एंड नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस। हमारे चारों ओर उपस्थित सभी पदार्थ नहीं जलते, इसलिए इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक दहनशील और दूसरा अदहनशील पदार्थ। तो पहले देखते हैं दहनशील पदार्थ। वे पदार्थ जो पदार्थ ऑक्सीजन यानी कि वायु की उपस्थिति में जलते हैं उसे हम दहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, डीजल आदि। उसके बाद दूसरा आएगा अदहनशील पदार्थ। वे पदार्थ जो वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलते उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि जल, कांच, मिट्टी आदि। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ यानी कि शर्तें, नेसेसरी कंडीशंस ऑफ कॉम्बस्शंस। दहन के लिए मुख्यतः निम्न 3 परिस्थितियाँ आवश्यक है। 1. दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। 2. दहन में सहायक की उपस्थिति। 3. दहनशील पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना। यानी कि ये जो मुख्य 3 परिस्थितियाँ जो हैं वो दहन के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये जो है उसकी शर्तें हैं। तो शर्तें यानी कि कंडीशन जो है अच्छी तरह ज्ञात कर लेना। उसके बाद आते हैं दहन के सहायक, सपोर्टर ऑफ कॉम्बस्शन। वह पदार्थ जो जलाने में सहायता होता है यानी कि सहायक करता है, दहन का सहायक कहलाता है, जैसे कि ऑक्सीजन यानी कि वायु। जब व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ते हैं तो कंबल यानी कि ब्लैंकेट डालकर आग बुझाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं?
क्योंकि वायु की आपूर्ति बंद होने के कारण आग बुझ जाती है। तो इसलिए कोई दुर्घटना हुई हो या कोई आदमी जल रहा हो या तो दुर्घटना में कोई जलने लगे तो उसको कंबल डालना चाहिए। डंबल डालेंगे तो जो आग जो है वो लपेटे से बाहर हो जाएगी। ज्वलनता इग्निशन टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। यदि दिया गया ताप यानी कि ऊष्मा उसके ज्वलन ताप से कम हो तब ज्वलनशील पदार्थ नहीं जलेगा। ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। उदाहरण, एक कागज का टुकड़ा कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता क्योंकि उसका ज्वलन ताप कमरे के ज्वलन ताप से अधिक है। परंतु जब माचिस की जलती हुई तिल्ली कागज के पास ले जाते हैं तो कागज जलने लगता है क्योंकि जलती तिल्ली कागज को उसके ज्वलन ताप तक गर्म कर देता है। यानी कि अगर कागज पड़ा हो तो अपने आप जलेगा नहीं, लेकिन हाँ, झिल्ली माचिस की झिल्ली से हम उसे जलाएंगे तो वो तुरंत जलने लगेगा। तो उसे बोलते हैं ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। लकड़ी या कोयला जलाने में केरोसिन का उपयोग, यूज ऑफ केरोसिन ऑयल टू बर्न वुड एंड कोल। जब लकड़ी पर केरोसिन छिड़कते हैं तो जलती माचिस की तिल्ली ले जाने पर केरोसिन जलने लगता है। जलते केरोसिन से उत्पन्न ऊष्मा यानी कि ताप से लकड़ी जलने लगती है। फिर कोयले को जलती लकड़ी पर रखते हैं जिसे कोयले का ताप ज्वलन ताप के बराबर हो जाता है, अतः कोयला भी जलने लगता है। तो इस तरह शुरुआत में पहले हम केरोसिन डालेंगे, फिर लकड़ियाँ जलाएंगे, लकड़ी जलेंगी, फिर लकड़ी से कोयला मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लकड़ी कोयला जलाने का केरोसिन का उपयोग बताया गया है। ज्वलनशील पदार्थ, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, वे पदार्थ जिसका ज्वलन ताप बहुत निम्न होता है एवं आसानी से आग पकड़ता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी आदि। आग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हाउ फायर कैन बी कंट्रोल्ड। आग को नियंत्रित निम्न दो तरीके द्वारा कर सकते हैं। यानी कि आग को हमें कंट्रोल करना हो तो निम्नलिखित दो प्रयत्न किए जा सकते हैं। एक, ऊष्मा यानी कि ताप को कम कर देना चाहिए। पहला जो है ताप जो होता है उसको कम करने देना चाहिए। और दूसरा, पदार्थ को वायु की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए। यानी कि जहाँ से हवा आ रही हो, ऑक्सीजन मिल रहा हो, वो जो खिड़की है उसे बंद कर देनी चाहिए, यानी कि उसे स्टॉप कर देना चाहिए। अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशनर, वे पदार्थ जो आग बुझाने में प्रयुक्त होते हैं अग्निशामक कहलाते हैं। उदाहरण, मिट्टी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है तीनों, मिट्टी, जल और CO2, ये जो है अग्निशामक कहलाते हैं। सामान्यतः जल का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। यानी कि जब बहुत सारी आग लगी हो तो हम किसे बुलाएंगे? ज्ञात कीजिए। सही, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे और वो आके क्या करेगा? सब जगह पानी डालने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा अग्निशामक जो है अग्नि को शम देता है, कम कर देता है, बुझा देता है, वो है जल। उसके बाद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अच्छा अग्निशामक है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। यानी कि आपको पूछा जाए कि फायर ब्रिगेड वाले के सिलेंडर में क्या होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। दहन के प्रकार, टाइप ऑफ कम्बशन। एक,
तीव्र दहन रैपिड कॉम्बशन, वह दहन जिसमें कम समय पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है उसे तीव्र दहन कहते हैं। जैसे कि केरोसिन, स्टोव में केरोसिन का जलना। पहले लोग जो है वो स्टोव का इस्तेमाल करते थे क्योंकि तब केरोसिन बहुत सारी जगह पे मिलता था। तब सीएनजी, एलपीजी बहुत कम मिलते थे और एलपीजी गैस जो है वो भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। तो तब लोग जो है केरोसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी क्या है, 21st सेंचुरी में केरोसिन बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, यानी कि कम घरों में मिलता है। तो अभी इसका इस्तेमाल कम हो गया है। कहीं कहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर बंद हो गया है। 2 नंबर, स्वतः प्रवर्तित दहन यानी कि स्पॉन्टेनियस कॉम्बशन। वह दहन जो बिना किसी बाह्य ताप की सहायता से स्वतः प्रवर्तित यानी कि प्रारंभ होता है उसे स्वतः प्रवर्तित दहन कहते हैं। जैसे कि सफ़ेद फॉस्फोरस का वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर स्वतः जलना। जब सफ़ेद फॉस्फोरस वायु उपस्थित होता है तो वो जलने लगता है। इसलिए फॉस्फोरस को जो है उसे पानी में रखा जाता है। उसके बाद आता है विस्फोट। वह दहन जिसमें अचानक अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश व तीव्र ध्वनि का उत्पन्न होना उसे विस्फोट कहते हैं। जैसे कि पटाखों का जलना। अभी दिवाली शुरू हो गई है तो दिवाली के टाइम हम जानते हैं कि बहुत सारे पटाखे फटते हैं, ठीक है। बहुत सारे पटाखे हम लोग फोड़ते हैं तो उसे विस्फोट कहते हैं। ज्वाला फ्लेम, दहन से उत्पन्न अग्नि की लौ ज्वाला कहलाती है। वह स्थान जहाँ बाष्पीकृत ईंधन का पूर्ण रूप में दहन हो जाता है वह नीली ज्वाला देता है। यह स्थान ज्वाला के आधार क्षेत्र पर पाया जाता है। यह अप्रकाशीय क्षेत्र होता है। इसका तापमान भी सर्वाधिक होता है। ज्वाला की संरचना। आंतरिक भाग, वह स्थान जहाँ ईंधन का दहन नहीं होता अथवा अपूर्ण रूप से होता है उसे काला क्षेत्र कहते हैं। सामान्यतः यह ज्वाला का अंदरूनी भाग होता है। इस भाग का तापमान सबसे कम होता है। मध्य भाग, वह स्थान जहाँ ज्वाला चमकीले प्रकाश अद्यांकतया पीला प्रकाश के साथ जलती है उद्भवी क्षेत्र उसे कहलाते हैं। सामान्यतः यह ज्वाला का मध्य भाग होता है। बाह्य भाग, यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है जहाँ ईंधन पूर्णतया ऑक्सीजनकृत होकर हल्की नीली ज्वाला के साथ चलता है। यह भी ज्वाला का सर्वाधिक गर्म भाग होता है। ज्वाला की संरचना। अब हम देखते हैं उसका ड्राइंग, यानी कि जो मेणबत्ती है उसमें जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है वो नीली भूरी ज्योत से जलता है और वो सबसे अधिक गर्म होता है। दूसरा जो है मॉडिटरी नोट, यानी कि मध्यम भाग होता है और जो वो है वो पीला रंग का हिस्सा होता है। और सबसे अंदर का भाग जो होता है वो ब्लैक कलर का है और वो सबसे कम से कम ज्वाला देता है, यानी कि बहुत ही कम गर्म होता है। सबसे गर्म भाग, पूर्ण दहन, बाह्य क्षेत्र और नीला। कम गर्म भाग और मध्य भाग। सबसे कम गर्म भाग, यानी कि जो है ये जो है सबसे कम गर्म भाग, यानी कि काला क्षेत्र। और सबसे अंदर वाला क्षेत्र ये जो है मोमबत्ती है।
अभी दूसरी ड्राइंग देखेंगे। सबसे अधिक गर्म बाह्य क्षेत्र, मध्यम गर्म मध्य क्षेत्र, कम गर्म आंतरिक क्षेत्र। तो ये जो ड्राइंग है वो आपको शॉर्टकट याद करने के लिए बहुत ही फायदाकारक होगी। अब लास्ट आता है फ्यूल यानी कि ईंधन। वे पदार्थ जो जलने पर बिना अधिक मात्रा में अनैच्छिक पदार्थ जैसे कि धुआं, राख निकाले ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी, कोयला, एलपीजी आदि। यहाँ कुछ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन आदि जो है कुछ फ्यूल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, तो वो आप ज्ञात कर लीजिएगा। अच्छे ईंधन के प्रमुख गुण इस प्रकार होते हैं। अब हम कब से बोल रहे हैं ईंधन ईंधन ईंधन, लेकिन सबसे अच्छे और सस्ते ईंधन कौन से हैं? तो एक जो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है, यानी कि हमें बहुत दिक्कत नहीं पड़ती। दूसरा सस्ता होता है, यानी कि हम उसे आसानी से परचेस कर सकते हैं, हम उसके लिए कैपेबल होते हैं। तीसरा वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है, यानी कि सरलता से जल जाता है और नुकसान नहीं करता। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि उसकी जो गर्मी है वो ज़्यादा होगी और ईंधन के मुकाबले। जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ती, यानी कि जल जाता है तो फिर वो जो ईंधन होता है वो कोई पदार्थ जो हमें नहीं पसंद वो वापस नहीं देते या तो नहीं छोड़ते। तो ये सब जो प्रमुख गुण हैं वो अच्छे ईंधन के गुण बताए गए हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरी, कैलोरीफिक की वैल्यू ऑफ फ्यूल। किसी ईंधन के इकाई द्रव्यमान 1 ग्राम का वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन करने से प्राप्त ऊष्मा को ईंधन का ऊष्मीय या कैलोरी मान कहते हैं। यानी कि जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम हो उसको 1 कैलोरी बोलेंगे। इसे कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति ग्राम तथा किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि कैलोरी का इकाई जो होता है वो कैलोरी ग्राम, किलो कैलोरी ग्राम या किलो जूल प्रति किलोग्राम रहता है। ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले हानिकारक उत्पाद यानी कि बर्निंग ऑफ फ्लूइड लीड्स ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ईंधन के अत्यधिक उपभोग के कारण इससे उत्पन्न उत्पादकों का वातावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित है। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव वातावरण में होता है या तो कैसे हमें हानि पहुंचाते हैं, कैसे हार्मफुल होता है प्रोडक्ट्स। तो पहला है कार्बन ईंधन, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि के जलने से कार्बन के कण वायु में मिश्रित हो जाते हैं, जो वायु प्रदूषण का एक कारण है, जिससे श्वसन बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अस्थमा। जो लोग ज़्यादातर लकड़ियों को जला के रसोई पकाते हैं, खाना पकाते हैं, या तो ज़्यादातर लकड़ियाँ जो है उसको ईंधन में यूज़ करते हैं, तो वो लोगों के घर में सभी को अस्थमा होगा ही। आप अपने आप से जब गांव में जाए तो देख लेना कि कहाँ पे चूल्हा जलता है, ईंधन में गैस नहीं है और चूल्हा जलाते हैं, वो लोग को अस्थमा होता ही है। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है अस्थमा। ईंधन के दहन से उत्पन्न बोले हानिकारक उत्पादक, उसका दूसरा नंबर हार्मफुल प्रोडक्ट कौन सी है? 2 नंबर
कार्बन ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। पहले हमने देखा कौन सा निकला, कार्बन डाइऑक्साइड या तो वायु प्रदूषण। अब निकलता है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मनुष्य की मौत का कारण भी बन सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको CO कहते हैं। तो ये जो है वो इतनी जहरीली गैस है कि उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। क्यों कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जो है हम श्वास में यूज़ नहीं कर सकते और हमारा श्वास जो है रुक जाता है, तो इसलिए मौत भी हो सकती है। तीसरा नंबर, अधिकांश ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है, जो भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादातर होती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी हार्मफुल प्रोडक्ट में आता है। चारवां नंबर, कोयला व डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है तथा अम्ल वर्षा में सहायक है। अब देखें कि पहले की जो गाड़ियाँ थी, रेल ट्रेन थी, पटरी थी, तो जो रेलगाड़ी चलती थी वो कोयले से चलती थी। लेकिन अभी देखिए सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, आधुनिक हो रहा है, 21st सेंचुरी में सब आगे बढ़ रहे हैं, तो कोयला अभी इस्तेमाल नहीं होता, यानी या तो कम कहीं कहीं होता है। ठीक है, तो क्यों, तो जो कोयले से सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती थी गैस, उससे हमारे फेफड़े जो है वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते थे और जो आदमी हैं, जो लोग हैं, जो मरने लगते हैं, यानी कि मृत्यु के कारण बनते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है अम्ल वर्षा, यानी कि बारिश में एसिड की वर्षा होती है, अम्ल की वर्षा होती है, तो उसका भी मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने जो अभ्यास था वो कंप्लीट कर लिया है। अब थियरी के बाद कुछ देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कहीं जाइएगा मत। थियरी के बाद अभ्यास प्रश्न में मेरे साथ ही जुड़े रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको पानी वानी पीना है तो पी लीजिएगा और फिर वापस आके अभ्यास प्रश्न शुरू कर दीजिएगा। और हाँ, आपको मैं जो है वीडियो के लास्ट में एक टिप दूंगी जो आपके मेमोरी पावर को बढ़ा देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन वाहनों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? ए काष्ठ, बी कोयला, सी डीजल, डी चारकोल। तो इसका आंसर आएगा डीजल, यानी परिवहन वाहन जो हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उसमें डीजल होता है। 2 नंबर, मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में उचित तापमान पर होती है। ए दहन अभिक्रिया, बी गलन अभिक्रिया, सी श्वसन अभिक्रिया या डी ये सभी। क्या होता है जब मैग्नीशियम की पट्टी, रिबन यानी कि पट्टी, उसे हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पट्टी का क्या होगा? तो पट्टी जो है वो दहन क्रिया होगी, यानी कि चलने लगेगी। ये जो चैप्टर है, चैप्टर के बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, तो उसमें जो है मैग्नीशियम की रिबन की ऑक्सीजन की हाजिरी में जो दहन अभिक्रिया है वो उसमें प्रदर्शित होती है। तो आप अच्छी तरह से वो वीडियो को देख लीजिएगा। 3 नंबर, चारकोल के वायु में पूर्ण दहन से प्राप्त होता है। ए CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सी H2 यानी कि हाइड्रोजन और डी O2 यानी कि ऑक्सीजन।
अगर बच्चे आपको जो है CO, CO2, H2, O2 वगैरह ज्ञात नहीं है तो आप मेरे साथ उसका नाम लिखते जाइए। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी हाइड्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन। तो प्रश्न पे आ जाते हैं कि चारकोल के वायु में पूर्ण दहन से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें जो है चारकोल का दहन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। 4 नंबर, दहन अभिक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। कोई भी वस्तु का दहन करना है तो उसकी अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन O2 या डी नाइट्रोजन। तो दहन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन यानी कि O2। 5 नंबर, दहन में प्रयुक्त ईंधन होता है। ए ठोस, बी द्रव, सी गैस या डी सभी। तो जो दहन होता है उसमें ठोस, द्रव और गैस सभी होते हैं, यानी कि सही आंसर आएगा ये सभी। 6 नंबर, हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी भोजन या डीजल। हमारा शरीर क्या हर रोज चाहता है? तो भोजन। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें चक्कर आने लगेगा, सर घूमने लगेगा, तो इसलिए हमें भोजन की ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इसलिए भोजन जो है वो हमारे शरीर का ईंधन है। क्या है? ईंधन। तो आंसर आएगा भोजन। 7 नंबर, दहन एक क्या है? ए भौतिक अभिक्रिया है, बी रासायनिक अभिक्रिया है, सी ए और बी दोनों है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। दहन क्या है? तो दहन जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसमें से रसायन उत्पन्न होते हैं। जब कोई वस्तु का दहन होता है तो रसायन उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो रासायनिक अभिक्रिया है। 8 नंबर, निम्नलिखित में सुगमता से दहन योग्य पदार्थ है। ए लोहा, बी ग्लास, सी कागज या डी पत्थर। सुगमता से दहन हो ऐसा पदार्थ कौन सा है? तो आंसर आएगा कागज। कागज जो है उसके पास माचिस की झिल्ली लेके जाए या तो झिल्ली जलाए तो तुरंत वो दहन होने लगेगा। बाकी जो भाग जो है लोहा, ग्लास और पत्थर, ये जो है वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, यानी कि उसका दहन नहीं होगा। 9 नंबर, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ दहन की अभिक्रिया करता है उसे क्या कहलाते हैं? ए क्रांतिक ताप, बी गलनांक, सी क्वथनांक या डी ज्वलन ताप। तो जब कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। तो आंसर आएगा डी। 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका ज्वलनताप सबसे कम होगा? सबसे कम ज्वलनताप किसका है वो हमें ढूंढना है। ए लकड़ी, बी कागज, सी वनस्पति या डी पेट्रोल। अब देखिए यहाँ जो है सबसे कम ज्वलनताप किसका है? तो आंसर आएगा पेट्रोल, यानी कि सबसे जल्दी जल जाएगा। 11 नंबर,
सामान्य रूप से निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता? ए पत्थर, बी माचिस, सी कागज या डी मैग्नीशियम। तो कौन सा जो है दहन की अभिक्रिया नहीं करता? अभी यहाँ देखिए, मैग्नीशियम पट्टी तो वाइट ज्योत से जलने लगेगी। कागज, झिल्ली की माचिस लगाए तो माचिस की झिल्ली लगाए तो तुरंत जलने लगेगा। माचिस को भी झिल्ली लगाए तो जलने लगेगा। लेकिन पत्थर कभी नहीं जलेगा। तो आंसर आएगा पत्थर, यानी कि पत्थर जो है वो दहन अभिक्रिया नहीं देता। 12 नंबर, अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे अभी लाइव है या तो चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखेंगे तो ही आपको अंदर से पता चलेगा और तभी अभ्यास प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, वरना आप समझ पाएंगे नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की उपस्थिति में कागज का ज्वलनताप ए बढ़ जाता है, बी कम हो जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल की परिस्थिति में कागज का ज्वलनताप जो है वो क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि कागज के अंदर पानी डालेंगे तो कागज जलेगा नहीं और पानी गर्म हो जाएगा। ये एक एक्टिविटी भी आती है, आपके स्कूल में आपके टीचर ने ये एक्टिविटी आपको कराई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में सबसे ज्वलनशील पदार्थ है, कौन से हैं? ए पेट्रोल एवं ईंधन, बी लकड़ी एवं जल, सी कागज एवं मोमबत्ती या डी लोहा एवं चांदी। यानी कि सबसे ज्वलनशील पदार्थ जो जल्दी से जल जाए ऐसे पदार्थ कौन से हैं? लकड़ी तो जलती है लेकिन देरी से। जल जो है वो जलने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जो दहन होता है उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। मोमबत्ती जो है वो जलाने के लिए है। कागज जो है जल जाता है, लोहा और चांदी जलता नहीं है। तो सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ कौन से हैं? तो पेट्रोल और ईंधन। तो आंसर आएगा पेट्रोल एवं ईंधन। 14 नंबर, दहन अभिक्रिया को रोक सकते हैं। ए वायु को हटाकर, बी पदार्थ के ताप को ज्वलन ताप से कम करके, डी ए एवं बी दोनों से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आएगा सी वायु को हटाकर और पदार्थ के ताप को ज्वलन ताप से कम करके। यानी कि जब कोई चीज़ जल रही हो तो उसके ऊपर वायु जो है हटा दे, या कि उसके ऊपर रेती डाल दे या पानी डाल दे तो ज्वलन ताप कम भी हो जाएगा और वायु भी हट जाएगा। यानी ए और बी दोनों। 15 नंबर, दहन अभिक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का युग्म है, कौन सा है? ईंधन तथा वायु, बी वायु तथा जल, सी पत्थर तथा चांदी या डी जल तथा ईंधन। तो दहन अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक पदार्थ का युग्मन इनमें से कौन सा है? तो ईंधन तथा वायु, यानी कि ईंधन होना चाहिए और वायु भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। 16 नंबर, विस्फोटन से उत्पन्न होता है, क्या होता है? ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी ध्वनि या सभी। तो जब विस्फोट होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो आपको ज्ञात होगा कि जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है या तो फटाके फूटते हैं तो उसमें से ज्वालाएं निकलती हैं, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर आकाश में जाके प्रकाश
प्रकाशित होता है, यानी प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और बूम दे के धमाके भी होते हैं, यानी कि ध्वनि भी उत्पन्न होता है। तो आंसर आएगा सभी। 17 नंबर, दे पदार्थ जो ज्वाला के साथ जलते हैं सदैव उत्पन्न करता है। ज्वाला के साथ जलते हैं तो वो सदैव क्या उत्पन्न करते हैं? ए ध्वनि, बी उष्मा, सी शीतलता, या डी सभी। अभी आगे ही हमने क्वेश्चन किया है कि क्या उत्पन्न होता है। तो ज्वाला के साथ सबसे पहले जो उत्पन्न होता है वो होता है उष्मा। जब फटाके हम जलाते हैं तो जलने के साथ ही साथ सबसे पहले उष्मा उत्पन्न होती है, फिर प्रकाश आएगा और लास्ट में ध्वनि आएगा। शीतलता कभी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि सही आंसर है बी। 18 नंबर, पीले प्रकाश के साथ जलने वाली ज्वाला के भाग को क्या कहते हैं? ए मध्य भाग, बी बाहरी भाग, सी सबसे अंदर का भाग, या डी सबसे गर्म भाग। तो जो पीले प्रकाश की ज्वाला होती है उसको हम मध्य भाग कहते हैं, यानी कि सबसे गर्म बाहर के भाग से दूसरा नंबर का जो भाग आता है वो है मध्य भाग, और वो पीले रंग की प्रकाश से प्रकाशित होता है। 19, ज्वाला के सबसे कम ताप का क्षेत्र कहलाता है। सबसे कम ताप हो वो क्षेत्र का नाम क्या है? ए काला क्षेत्र, नीला क्षेत्र, बी पीला क्षेत्र, डी सी काला से क्षेत्र, या सभी। तो जो अंदरूनी भाग हिस्सा है, यानी कि जो अंदर का भाग है वो सबसे कम ताप देगा और उसे हम कहते हैं काला क्षेत्र। काले रंग की जो वाट होती है उसे हम काला क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि जो रुई होती है वो काली होती है, जब जलती है तो काली हो जाती है। तो आंसर आएगा काला क्षेत्र। 20 नंबर, ज्वाला के अंदरूनी भाग का ताप कैसा होता है? सबसे अधिक, सबसे कम, अति शीतल होता है, या 0 सेल्सियस होता है? तो जो अंदरूनी भाग है, यानी कि अंदर का भाग, काला भाग, अभी आगे ही पढ़ा, वो जो है सबसे कम होता है। उसका ताप कैसा होगा? दूसरा और तीसरे भाग के मुताबिक कम होगा, पहला और दूसरे भाग के मुताबिक कम होगा, यानी कि सबसे कम। 21 नंबर, एक उत्तम ईंधन की विशेषता है कि ए वह सुगमता से सुलभ हो, बी सस्ता हो, सी वायु में जल सकता हो, या डी सभी। तो क्या होगा? तो एक उत्तम ईंधन की विशेषता ये सभी होंगे, यानी कि सरलता से सुलभ हो, सस्ता भी हो और जल्दी जल भी सके, यानी कि आंसर आएगा सभी। 22 नंबर, कार्बनिक पदार्थों के दहन से सदैव प्राप्त होता है। ए हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, बी पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, या डी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। अभी हम सभी के सूत्र बोलते हैं। H2 यानी हाइड्रोजन, N2 यानी नाइट्रोजन, H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2 यानी। तो ये सभी जो है आपको ज्ञात करने हैं, तो आप नोट पेन में ये लिखते जाइएगा। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों के दहन से सदैव प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो आंसर आएगा पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एवं कार्बन डाइऑक्साइड सदैव ये जो है प्राप्त होता है। 23,
दहन ज्वलन अभिक्रिया से प्राप्त हो सकता है? ए जल तथा प्रकाश, बी ऊष्मा तथा प्रकाश, सी ऊष्मा तथा बर्फ, या डी बर्फ तथा प्रकाश। तो जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो क्या जल मिलेगा? नहीं मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। बर्फ नहीं, यहाँ प्रकाश है लेकिन बर्फ नहीं मिलता, प्रकाश है लेकिन बर्फ नहीं मिलता। तो सही आंसर आएगा बी, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। 24 नंबर, दहन अभिक्रिया को रोकने में प्रयुक्त किया जाता है या जा सकता है क्या? O2 ऑक्सीजन, बी H2 हाइड्रोजन, सी Cl2 क्लोराइड, या डी H2O पानी। तो दहन अभिक्रिया को रोकने के लिए इसमें से क्या हम इस्तेमाल करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? तो आपको ज्ञात है कि पानी का, यानी कि आंसर आएगा H2O। तो कभी कभी आपको शब्दों में नहीं पूछते और ऐसे जो है अनुसूत्र पूछ देते हैं, डेफिनेशन उसकी नहीं होती, तो आपको इसलिए जो है वो इसे ज्ञात कर लेना पड़ेगा। 25 नंबर, कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली विषैली गैस कौन सी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी H2 यानी हाइड्रोजन, या डी N2 यानी नाइट्रोजन। कौन सी गैस जो है वो विषैली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। 26 नंबर, कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से हो सकता है? ए पेट का रोग, बी दंत क्षय रोग, सी श्वसन, या डी मस्तिष्क रोग। जो अपूर्ण दहन करते हैं, मैंने आगे के वीडियो में बताया था आपको कि जो लोग चूल्हा जलाते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा बाहर आता है, यानी कि उत्पन्न होता है, और उससे अस्थमा होते हैं। तो अस्थमा जो है वो एक श्वसन रोग है, यानी कि जब कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण दहन होगा तो श्वसन रोग होंगे। तो आंसर आएगा श्वसन रोग। 27, सामान्यतया निम्न में से ज्वाला प्राप्त होती है? ए पत्थर के दहन से, बी कांच के दहन से, सी मोमबत्ती के दहन से, या डी उपरोक्त सभी के दहन से। तो ज्वाला किसे प्राप्त होगी? पत्थर तो जलेगा ही नहीं, कांच भी नहीं जलेगा, तो आंसर आएगा मोमबत्ती के दहन से। 28, ज्वाला का सर्वाधिक गर्म भाग होता है, कौन सा होगा? नीला एवं अप्रकाशीय क्षेत्र, बी पीला क्षेत्र, सी काला क्षेत्र, या डी प्रकाशीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? तो ज्वाला का सर्वाधिक गर्म भाग जो है वो नीला एवं अप्रकाशीय क्षेत्र, यानी कि सबसे मोमबत्ती का सबसे बाहर का जो भाग है वो सर्वाधिक गर्म होगा, यानी कि आंसर आएगा ए। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन ज्वाला उत्पन्न नहीं कर सकता? ए शुष्क कागज, बी कांच, सी मोमबत्ती, या डी सभी। कौन ज्वाला उत्पन्न कर सकता नहीं है? शुष्क कागज तो जलाएंगे तो जल जाएगा, तो ऊष्मा तो उत्पन्न करेगा ही, ज्वाला भी करेगा, मोमबत्ती भी करेगी, लेकिन कांच जो है वो जलता नहीं है। तो आंसर आएगा कि कांच ये ज्वाला उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो जलता ही नहीं। 30 नंबर, 30, ज्वलन ताप से कम ताप पर ईंधन क्या देता है? शीघ्रता से जलता है, बी नहीं जलता है, सी पीले प्रकाश के साथ जलता है, या डी नीले प्रकाश के साथ जलता है। तो ज्वलन ताप से कम ताप पर ईंधन, ज्वलन ताप मतलब कि जितने कोई पदार्थ को जलने के लिए जितना ताप आवश्यक है
उससे कम ताप है, तो क्या वो जलेगा? नहीं, वो जलेगा ही नहीं। तो आंसर आएगा नहीं जलता। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है क्वेश्चन आंसर यानी कि अभ्यास प्रश्न हमारे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी यानी कि दूसरे दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।